जुलाई 2025 संसद के मॉनसून सत्र की पहली सुबह और एक ऐतिहासिक खबर कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, जिसने पूरे देश को चौंकाकर रख दिया। सुबह तक जब अखबार, टीवी चैनल, सोशल मीडिया खुले तो सब जगह एक ही खबर छाई हुई थी, वो था धनखड़ का इस्तीफा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उपराष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले धनखड़ की जिंदगी में कई ऐसी कहानियां हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज जानते हैं जगदीप धनखड़ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? एंड यू से माय टोन, नो नो नो, शी गिवन टू यू, नो नो, डोंट अपलोड नाउ, नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट। भारत का किसान और उसका बेटा किसी से नहीं डरता कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या है। I will retire at the right time, August 2027, subject to divine intervention. कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ एक दिन उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। उनके पिता गोपाल सिंह धनखड़ एक मेहनती किसान थे और धनखड़ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में ही की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधारण से गांव के लड़के ने सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स में वरिष्ठ वकील के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। एक दिलचस्प किस्सा उस समय का है कि जब धनखड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा की, उस समय उनके तेज तर्रार तर्क और कानूनी समझ ने बड़े बड़े वकीलों को प्रभावित किया। अब बात करते हैं साल 1989 के किस्से की। 1989 में चौधरी देवीलाल, जो समय जनता दल के प्रमुख नेता थे, उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब पर एक विशाल विपक्षी रैली बुलाई थी। इस रैली में जगदीप धनखड़, जो तब एक युवा वकील और उभरते नेता थे, जगदीप ने अपने संगठन कौशल से सबको हैरान कर दिया। कहा जाता है कि धनखड़ झुंझुनू से 500 गाड़ियों का काफिला लेकर बोट क्लब पहुंचे थे, जो उस समय विपक्ष की ताकत का प्रतीक बना। बता दें कि चौधरी देवीलाल 1989 में ही पहली बार राजनीति में जगदीप धनखड़ को लेकर आए थे। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये काफिला 75 गाड़ियों का था, जो चौधरी देवीलाल के 75वें जन्मदिन के अवसर पर था। सच्चाई हालांकि जो भी हो दोस्तों, लेकिन इस घटना ने धनखड़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये किस्सा आज भी राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय है, क्योंकि ये धनखड़ के ग्रामीण भारत से जुड़ाव और संगठन क्षमता को भी दिखाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से पर। जब धनखड़ को 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के साथ कई बार तीखी बहस की। एक बार तो उन्होंने रात के 2 बजे कैबिनेट बुला ली थी और उसके बाद ममता बनर्जी को भी सकते में डाल दिया था। हालांकि उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्हें बहुत सी बातों के लिए विपक्ष ने निशाने पर भी लिया। धनखड़ जब 2019 से 22 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, तब वे लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के साथ टकराव में रहे। उन पर आरोप लगे कि वे राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को राजनीतिक आलोचना का मंच बना रहे हैं। विधानसभा सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण रोकना, मीडिया के सामने सरकार की तीखी आलोचना करना, ये सब एक अनुचित संवैधानिक हस्तक्षेप माना गया। इन सबको लेकर ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि ये गवर्नर नहीं है, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। और गवर्नर की बात छोड़ दीजिए,
उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और जजों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। कई लोगों को ये बात गलत लगी। कुछ जजों ने ये भी कहा कि इससे न्यायपालिका की आज़ादी को चोट पहुंचती है। इसके साथ ही जब उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बीजेपी की तरफ से इनाम है, क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ काफ़ी एक्टिवली काम किया था। ऐसे में सवाल उठे कि क्या वो एक निष्पक्ष संवैधानिक पद के लायक हैं भी? क्या वो सभी दलों को एक नज़र से देख पाएंगे? राज्यसभा में सभापति के तौर पर भी उन्होंने कई बार विपक्षी सांसदों के माइक बंद करवा दिए, बहस रोकी और कुछ मुद्दों पर बिना चर्चा के फैसले ले लिए गए। तमाम सांसदों ने ये आरोप लगाए थे कि उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि वो निष्पक्ष नहीं है और बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। कई बार उनके खिलाफ महाभियोग लाने की भी बात की गई। एक सांसद ने तो कहा था, धनखड़ जी आप चेयर पर बैठे हैं, पार्टी के नहीं हैं। हाल ही में आपने देखा होगा जेपी नड्डा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं जो बोलूंगा वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. विपक्ष की पार्टी या वो लोग जो भी कह रहे हैं वो सब रिकॉर्ड में नहीं आएगा। और उस टाइम पे जगदीप धनखड़ उन्हें देख रहे थे, उनको कुछ भी बोले बिना उनकी बात में हाँ मिला रहे थे, जिससे भी ये साबित होता है कि जगदीप धनखड़ एक निष्पक्ष नेता नहीं रहे हैं, निष्पक्ष स्पीकर नहीं थे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि जब उन्होंने 2025 में अचानक इस्तीफा दे दिया, कारण बताया गया स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं ने कहा कि वो एकदम ठीक थे। सुबह से लेकर शाम तक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्टिवली मीटिंग्स ली। फिर अचानक क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा असली वजह कुछ और है, ऐसा विपक्ष का कहना है। कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा कि शायद वो सरकार से नाराज थे या फिर उन्होंने किसी संवैधानिक मुद्दे पर सरकार की बात नहीं मानी, इसलिए उन्हें हटाया गया। अब सच क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल जरूर है। दोस्तों हर नेता के कामों की तारीफ भी होती है और आलोचना भी। जगदीप धनखड़ ने कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनसे जुड़े ये विवाद भी उनका हिस्सा है, उनके कार्यकाल का हिस्सा है। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सही किया या गलत? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और उपराष्ट्रपति के तौर पर स्पीकर की सीट पर उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। शुक्रिया।